Hey everyone, good morning to all of you and welcome to Unacademy platform. Good morning. So today we will going to discuss about फंडामेंटल राइट MCQ. ओके, अब ये जो फंडामेंटल राइट के MCQs है लगभग 100+ MCQs और 80+ MCQs वी हैव सॉल्व्ड, जिसमें हमने हर एक तरीके से किस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 12 है, 13 है, 14 से लेके 18. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 14 to 18. ओके, 14 to 18, देन 19 to 22. मतलब एक एक सीरीज करते हुए जो है वो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे. और आप लोगों के लिए यहाँ पर ये समझना होगा कि क्वेश्चन का मोल्ड किस तरीके से करते हैं यूपीएससी में भी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पैटर्न प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मोल्डिंग के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ यार, यूपीएससी में फंडामेंटल राइट से इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं जाने वाला. तो आपके अभी जो लगभग 3 से 4 लेक्चर बचे हुए हैं एंड दैट ऑल रिगार्डिंग अबाउट फंडामेंटल राइट. ओके, पार्लियामेंट के एमसीक्यूज आज आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रहेंगे, तो आप 4 बजे की क्लास में पार्लियामेंट के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. तो आपकी ये जो प्रिपरेशन है वो हॉलिस्टिक वे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो है वो तैयार हो रही है. ओके, सो वी विल गोइंग टू बिगिन अवर क्लास. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं. मेरा नाम तारकेश्वर जैन है. मैं आपके लिए अभी फंडामेंटल राइट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो लेकर आया हूँ. यू कैन सी माई अचीवमेंट्स हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपके लिए एक कम्युनिटी पेज भी मिलता है. टेलीग्राम चैनल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मिलते हैं पीडीएफ लिंक, और पीडीएफ लिंक के साथ आपको मिलता है पोल. तो आपको ये तीनों चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं. ऐसे ही आपके लिए कम्युनिटी पेज है, वो कम्युनिटी पेज पर आपको यहाँ पर मिलता है पीडीएफ, पोल और लिंक्स. इसी के साथ साथ अभी मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, वो है ब्लॉगिंग का. अब आप जो है यहाँ पर मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप चाहते हैं तो वहाँ से आप जो है वो एक्सेस करके उन ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं. कल मैंने एक यूक्रेन और रशिया के ऊपर एक ब्लॉग लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, क्रिस्प तरीके से जो है मैंने उसको डाला हुआ है. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो समझ में आए. और उसमें मैंने क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड किया हुआ है अगेंस्ट द यूएसए. मतलब यूएसए में जो गलतियां यूएसए के प्रेसिडेंट ने की हुई है उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें वहाँ पर डाली हुई है. अनअकैडमी में अल्ट्रा कॉम्बैट ऑफर भी चलता है. यहाँ पर अल्ट्रा कॉम्बैट ऑफर में आपको 27 फरवरी को 11 से 12 बजे के बीच में 56 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. इन 56 क्वेश्चंस में से आप यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं और 15% मिनिमम स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं. और इसी के साथ कई सारे विनिंग प्राइजेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो टीजे लाइव कोड अप्लाई करके आप उनको एक्सेस करिएगा. अनअकैडमी में 10,000 रुपये ऑफ जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल रहा है. 5,000 रुपये आपके लिए ऑफ मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान में जब आप टीजे लाइव कोड अप्लाई करते हैं. और ये जो ऑफर है ये 25 फरवरी के लिए वैलिड है. इसी के साथ अनअकैडमी में प्रीलिम्स और सीसेट के टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं और ये टेस्ट के प्राइसेस काफ़ी कम है. 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है. आप इसमें 50% ऑफ के साथ ये फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं. अनअकैडमी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा. आपको रैंक मिलेगा ऑल इंडिया, और जो रैंक जो है वो सबसे आपके लिए प्यारी चीज़ है क्योंकि आपको ऑल इंडिया कंपटीशन के बारे में जानकारी मिलेगी. अनअकैडमी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी है जहां पर आपके लिए स्टडी प्लानर मिलते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस है, पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलते हैं. एक साल की फीस 51,990 रुपीज़ है, वो आपको 46,791 रुपीज़ में पड़ता है टीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद प्लस जीएस प्लान में. ऐसे ही 27,500 रुपये ऑप्शनल की फीस है, वो आपको 24,750 पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड टीजे लाइव. कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देना, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना है. जो भी आपका प्राइस है, मान के चलिए 50,000 रुपये प्राइस है, तो 50,000 रुपये को आपको डिवाइड करना है 12 से, और 12 माह में आप अपना जो है फ्लेक्सिबल टेन्यूर के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं. अनअकैडमी में लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें अपना सेशन बुक करके आप इन फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं. सो चलिए अब हम यहाँ पर जो है आपको अलग से पढ़ाते हैं, वो है आज के एमसीक्यूज. ओके, ध्यान से सॉल्व करिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेयर एडिड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कौन से ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको संविधानिक अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया. यानी कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना. यहां पर पूछा गया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें थी वो तो थी, मगर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट,
44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट और 97th अमेंडमेंट, इन सब में डीपीएसपी में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। आपसे क्वेश्चन में यहां पर पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये चीजें जोड़ी गई हैं या फिर कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं अमेंडमेंट में। क्वेश्चन इजी बन गया क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर अमेंडमेंट नहीं पूछा। अगर पर्टिकुलर अमेंडमेंट पूछते तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए टफ हो जाता। अब आप लोग इसका आंसर सॉल्व करने की ट्राई करिए। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। हेलो छोटू, हेलो मनोरंजन, हेलो अल्पना, गुड मॉर्निंग। कैन यू प्लीज सेंड मी द पीडीएफ ऑफ थॉमस हॉब्स एंड लॉक्स एज यू सेंड मैकेवली। प्रज्ञा, आपको ये जो थॉमस हॉब्स और लॉक्स है ये अनअकैडमी के जब स्पेशल क्लासेस आप नीचे जाएंगे वहां पर मेरा नाम सर्च करेंगे, सो यू विल गेट द पीडीएफ फॉर लॉक एंड हॉब्स एज वेल। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले नंबर कर दीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्व करिए आंसर। गुड मॉर्निंग यशमीन। सी, यूपीएससी का क्वेश्चन आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो यूपीएससी में पॉलिटी सेक्शन से हर साल लगभग एवरेज निकालोगे तो 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 क्वेश्चन को अगर आप ब्रेकअप करते हैं तो यहां पर आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी से लगभग आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्लियामेंट यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपको यहां पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो 3 ब्रेकअप में पूरा अपना क्या है, पॉलिटी खत्म होता है। ये क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज, भले ही आपको एक एक दिन के टॉपिक लगते होंगे, आपको लगता होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया और ये टॉपिक खत्म हो गया, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को ये टॉपिक के जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तभी आपको क्या है इसकी अहमियत पता चलेगा। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग पार्वती। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। मतलब इक्वल जस्टिस दिया जाएगा और फ्री में लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करने का जो प्रावधान है ये मिला था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में, मगर उसके पहले हमारे यहां पर फ्री लीगल एड टू द पुअर ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 39A आर्टिकल के अंदर फ्री लीगल एड टू द पुअर एड ऑन किया था। तो 39 आर्टिकल हम सभी को पता है, 39 आर्टिकल में बात होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और इक्वालिटी ऑफ लाइवलीहुड की बात होती है। और वहां पर क्या है, हर चीज इक्वल की बात है, इसीलिए 39A के अंदर फ्री लीगल एड टू द पुअर की बात है। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा यहां पर पूछा गया, यस वेरी गुड, कि टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारे यहां पर क्या है, पहले आता है सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट, है ना, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है, और फिर इसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर म्युनिसिपैलिटी होते हैं, और इसी के साथ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये सभी जो है पार्ट 9 ऑफ द वी कैन से पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये एग्जिस्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसने एक नए डीपीएसपी को रिलेट किया, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसमें हम बात करते हैं कि स्टेट प्रमोट करेंगे वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड में जो है वो यहां पर बात किया गया है वो है इनइक्वालिटी को मिनिमम करना है, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी में। ये जो हमारा आर्टिकल है यानी कि अमेंडमेंट है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको हमने एड ऑन किया था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 86th और 97th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू एजुकेशन यानी कि 0 to 6 ईयर इसमें कर दिया था, और 21A यानी कि राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया था। अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की यहां पर आवश्यकता नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। 42nd में अगर आप देखोगे तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री,
एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 4 मेजर क्लॉज 42nd में एड ऑन थे। 44th में अभी हमने देखा इनइक्वालिटी को कम करने की बात है। 86th में 21A आर्टिकल यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और 97th के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो केवल 4 बार हमारे डीपीएसपी अमेंड हुए हैं जब से हमारा डीपीएसपी बना है आजादी के बाद। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली 4 टाइम डीपीएसपी जो है वो हमारे देश में अमेंड हुए हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड अवर यूपीएससी अमेंडेड सो फार इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स हमारे यहां पर यूपीएससी डीपीएसपी जो है वो अमेंड हुए हैं, 42nd, 44, 86, 97। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अवर डीपीएसपी? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूडेड होते हैं डीपीएसपी के अंदर? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्ज लेबर, पहला ऑप्शन। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझदारी से इसको सॉल्व करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Try to answer this question everyone. Try to answer this. Very good, very good, very good. देखो आप लोग पार्टिसिपेट करिए। किसी को कोई भी डाउट है वो इस टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करें, आपके लिए उस डाउट का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यहां पर भी आपको पोल मिलते हैं, क्योंकि देखो मैं समझता हूं जितने आपने एमसीक्यूज को सॉल्व किया उतने ज्यादा आप लोग क्या है प्रीलिम्स निकालने में सक्षम बनोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अवर डीपीएसपी? तो डीपीएसपी के अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड है? पहला ऑप्शन यहां पर है, वेरी गुड वेरी गुड, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। देखो ये जो है ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी, ये सब जो है इनकी तस्करी, ये है हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा। मतलब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 के अंदर यह बात बोला गया है कि हम लोग फोर्स लेबर नहीं करवाएंगे किसी से, एंड ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी नहीं करवाएंगे, हम लोग स्मगलिंग नहीं करवाएंगे इंसानों का, चाहे वो बच्चे हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी होगा उसका हम लोग यहां पर क्या है तस्करी नहीं करवाएंगे। तो इट इज ए पार्ट ऑफ अवर फंडामेंटल राइट, एंड फंडामेंटल राइट है तो क्या हो गया, जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सिएबल इन नेचर ये जो है बन जाता है। दूसरा यहां पर है, वेरी गुड, वो है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हम लोग इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स यानी कि दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ऐसी कोई भी पदार्थ का हम लोग क्या है कंजम्पशन नहीं करेंगे। और ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये जो है ये हमारे देश में गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो कल भी मैंने आपको समझाया था, इट इज ए पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। एंड गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? तो ये हमारे देश में एक डीपीएसपी बनता है। तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, 2 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। आर्टिकल 47, commit the state to raise the level of nutrition, standard of living, improve public health by prohibiting the consumption of intoxicating drugs, other drugs which are injurious to health। तो स्टेटमेंट 2 यहां पर क्या होगा, वो सही होगा, और स्टेटमेंट 1 जो है वो यहां पर गलत हो जाएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
Try to answer this question. Very good. Which among the following has been described as the conscience of the constitution? So conscience of the constitution क्या है वो हमें बताना है. Try to answer this. ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये दो ऐसी चीजें हैं हमारे संविधान में जिसके बिना संविधान का होना नहीं होना बराबर होता. अगर ये नहीं होते तो संविधान नहीं भी होता तो भी काम चल जाता. सो दो ऐसी चीजें हैं जो कंसाइंस क्रिएट करती हैं हमारे यहां पर. ओके, और कंसाइंस का मतलब क्या होता है? तो बोथ ऑफ देम एम, दोनों का एम क्या है? डेमोक्रेसी को बनाना, जस्टिस को क्रिएट करना एट इट्स ट्रू मीनिंग, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डायमेंशन. सो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो दो ही चीजें हैं, वो भी आपको याद रखना होगा, एंड दिस इज फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी. विदाउट दिस अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता भी तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे देश में जस्टिस प्रोवाइड करने में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने में क्या है? हमें सक्षम बनाती हैं. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? डी विल बी द राइट आंसर हियर. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 42nd amendment to the constitution gave primacy to the DPSP over fundamental right. 42nd constitutional amendment act में क्या ऐसा हुआ था कि यहां पर हमने DPSP को ऊपर रख दिया था और फंडामेंटल राइट को नीचे रखा था? क्या ऐसा था? दूसरा, मिनर्वा मिल केस रूल्ड दैट देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड वन इज National Commission for the Review of the Working of the Constitution has recommended that DPSP be made justiciable. Which of the following is correct that you have to answer? देखो ये क्वेश्चन बहुत we can say ट्रिकी मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ी होगी मगर इसको नजरअंदाज कर दिया होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पढ़ने के बाद जो है ये चीजें आपके लिए साफ हो जाएंगी. Try to answer this. देखो ये जो है ये क्या थ्योरी का पार्ट है. अब देखिए जिस भी बच्चे ने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी, अब वो बोलेगा कि मैं अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लूंगा और उसको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या उसका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा? नहीं होगा. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, मतलब जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तब आप जो है इन चीजों पर ध्यान देते हो. और इसलिए बोला जाता है कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स आप लोग आराम से निकाल लोगे अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये आपसे पूछा है. देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है एक केस था चंपाकम दुरई राजा केस. ठीक है, दूसरा केस है
गोलकनाथ केस, तीसरा केस था केशव नंदा भारती केस, एंड फोर्थ वन इज मिनर्वा मिल केस। ये जब आया था चंपकम दुराई राजा, इसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बोला था कि चेंज कर सकते हैं, इसमें बोला था चेंज नहीं कर सकते। और केशव नंदा में बोला था कि जो 25th अमेंडमेंट थे उनको यहां पर क्या है तवज्जो दिया था, 25th को यहां पर अबॉलिश कर दिया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने यहां पर, बिल्कुल सही बात है पहले स्टेटमेंट में कि 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने प्राइमेसी दिया था, डीपीएसपी को बोला था कि हाँ बिल्कुल सही बात है, डीपीएसपी, कुछ डीपीएसपी प्रिवेल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। दूसरा, मिनर्वा मिल केस में इसी चीज को क्या है सही माना था कि यस, हमारे देश में 39B एंड 39C दो ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रिवेल कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, यानी कि 14 और 19 को 39B एंड C जो है वो प्रिवेल कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है सही कर दिए थे। फिर जो है थर्ड स्टेटमेंट, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें रिकमेंड किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बी मेड जस्टिसेबल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जस्टिसेबल बनाना क्या इसमें बोला गया था? नहीं। आंसर क्या है इसमें? 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। सो 42nd में बोला था कि नो लॉ इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डीपीएसपी कुड बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन। Try to answer this. Consider the following about the difference between fundamental right and DPSP. DPSP और fundamental right के बीच के जो differences हैं उनके बीच की आपको differences को बताना है। Try to answer this question. वेरी गुड। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट में लीगल सैंक्शंस होते हैं और डीपीएसपी में मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं। दूसरा, कोर्ट जो है वो बाउंड होते हैं टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटेड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। देखो, यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट में लीगल सैंक्शन होते हैं। लीगल सैंक्शन मतलब कि आप अगर फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं या आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो फिर कानून में प्रावधान है आपके ऊपर सजा होने के लिए या आप किसी को सजा दे सकते हैं, मतलब कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन सुना सकता है। मगर डीपीएसपी अगर आपका वायलेट होगा तो उसमें केवल मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस ही आप लगा सकते हो, यानी कि अगले चुनाव में जिस नेता ने या फिर जो भी सरकार है अगर आपने उसके आपकी नीतियां नहीं बनाई, पॉलिसीज नहीं बनाई अच्छे से, तो आप उस पर लीगल और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है कि कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट क्या है? कोर्ट डिक्लेयर करता है, यानी कि कोर्ट बाउंड हो जाता है। फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। मगर जब डीपीएसपी अगर वायलेट होगा
तो क्या उसको कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है? तो नहीं करना होगा। मतलब फंडामेंटल राइट अगर उसका वायलेट होगा तो उस केस में आपका वायलेशन होगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेंगे। बट जब डीपीएसपी होगा तो फिर उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की जरूरत नहीं होती। तो आंसर क्या होगा इसमें? वन ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। यस, वेरी गुड। क्लियर होगी बात? ठीक है। सो कोर्ट कैनॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटेड ऑफ एनी डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। फंडामेंटल राइट इन डीपीएसपी, इसमें फंडामेंटल राइट में लीगल सैंक्शंस होता है और डीपीएसपी में मोरल और पॉलिटिकल होता है। डीपीएसपी में मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस, फंडामेंटल राइट डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, they are automatically enforced, while DPSP require legislation for implementation, they are not automatically enforced। कोर्ट बाउंड टू होते हैं डिक्लेयर करने के लिए लॉ वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट कैनॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। They can uphold the validity of the law on the ground that it was enacted to give effect to a directive. Fundamental right promote the welfare of the individual, hence they are personal and individualistic। DPSP जो है वो पूरे कम्युनिटी की यहां पर बात करता है। तो आंसर वन ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। अभी क्लियर हो गई कहानी? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हेलो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। Try to answer this. Hello, hello. Which of the following directive principle are based on Gandhian ideology? कौन से ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है? देखो मैंने आपको ये बनाया हुआ है ना, ये बॉक्सेस में आप देख सकते हैं 40, 43, 45, 47, 48। 40 की बात करेंगे तो 40 में विलेज पंचायत की बात हो रही है। ठीक है, गांधी जी वांट अस टू एस्टेब्लिश विलेज पंचायत। 43 की बात करेंगे तो 43 में कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही थी। ठीक है, दे वांट टू एस्टेब्लिश अस कॉटेज इंडस्ट्री। फिर अगर हम बात करते हैं 45 का, तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रमोशन करना है ना। 47 की जब हम बात करते हैं तो 47 के अंदर जो भी इंटॉक्सिकेशन है, यानी कि वी कैन से अल्कोहल को बैन करना है। और 48 के अंदर वो है स्लॉटरिंग ऑफ काउ को बैन करना है। 5 ये गोल थे गांधी जी के। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू improve पब्लिक हेल्थ, टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गांधीयन आइडियोलॉजी की बात है यहां पर। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST, वीकर सेक्शन एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific line,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, वेरी गुड। आंसर इसमें क्या होगा, वो होगा एक, वो है थर्ड वन। जब हम बात करते हैं टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ये जो चीज है ये भले ही हमारे 47 के अंदर आएगा, बट ये गांधीयन आइडियोलॉजी नहीं है। गांधीयन आइडियोलॉजी 47 के अंदर इंटॉक्सिकेशन वाली बात कर रही है, तो इसलिए ये गलत है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये गांधीयन आइडियोलॉजी नहीं है, ये सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी मैंने आपको 5 बताए हैं, वो क्या है, 40 में विलेज पंचायत, 43 में कॉटेज इंडस्ट्री, 45 में वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, 47 में इंटॉक्सिकेशन जो हम ड्रिंक अल्कोहल करते हैं उसका बैन, स्लॉटरिंग ऑफ काउ का यहां पर बैन करना। ये 5 हैं जो चीजें वो गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आते हैं। तो 3 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। यस, वेरी गुड पर्वती, वेरी गुड। ठीक है, जल्दी थम्स अप करिए इफ यू आर गेटिंग। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, मतलब कौन से ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो डीपीएसपी को फुलफिल करते हैं। अबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स ऑफ एक्स प्रिंसेस, एनकरेजमेंट ऑफ खादी ग्राम उद्योग, इंडिया साइनिंग एमटीसीआर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा हंसी मजाक में मत लेना इसको, बहुत सही तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है। कौन सी ऐसी वीकेंड से चीजें हैं, इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, इन तीनों में से जो प्रमोट करते हैं डीपीएसपी के लिए। Try to answer this question. Take your time. सब लोगों को थर्ड में कंफ्यूजन होगा। वेरी गुड। Try to answer this. Which of the following government initiatives have fulfilled the objective of DPSP? Abolition of privy purse of ex princes, यानी कि जो पुराने राजा महाराजा हैं उनको जो प्राइवी पर्स यानी कि वी कैन से उनको जो पेंशन मिलती थी उसका अबॉलिशन करना। यस, दिस इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। व्हाई दिस इज ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी? बिकॉज अगर ये अबॉलिशन नहीं होता तो इनइक्वालिटी क्रिएट होती। अब जब इनइक्वालिटी क्रिएट होती तो डीपीएसपी में क्या बोला गया है आर्टिकल 39 के अंदर कि अबॉलिशन या मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी हमें ये करना है। और आर्टिकल 44 में तो अलग से हमने डीपीएसपी में मेंशन करवाया है कि इनइक्वालिटी हर तरीके से हमें इसको खत्म करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है और वो मैच करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। दूसरे में यहां पर लिखा हुआ है इंडिया साइनिंग एमटीसीआर। अब देखिए एमटीसीआर जो है वो क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है।
अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम अगर आप डीपीएसपी में गौर करेंगे तो ये ना तो सोशल प्रिंसिपल में आएगा, या ही गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा, और ना ही ये हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर आएगा। ठीक है। थर्ड वन इज गांधी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग। अब हम लोगों को लगता है खादी ग्राम उद्योग से ये गांधी जी का ऑब्जेक्टिव है, मगर मैंने अभी आपको 5 ऑब्जेक्टिव बताए, वहां पर कहीं पर भी हमने ये नहीं लिखा। हमने देखा हाँ विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर एनकरेजमेंट खादी ग्राम उद्योग का ऐसा कुछ वहां पर नहीं लिखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट में है कि कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये ओके। डीपीएसपी प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया जो साइन कर रहा है एमटीसीआर प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड रिड्यूस आर्म्स प्लोरिफरेशन। आर्टिकल 51 प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसीलिए वो गलत होगा। फिर प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरिया, 43 है। बट एनकरेजमेंट ऑफ खादी ग्राम उद्योग इन दिस डायरेक्शन वो नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई टू आंसर दिस। 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन, देन वी विल वाइंड अप। Which of the following DPSP is not based on socialistic principle? कौन से ऐसे DPSP है जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है? Question is easy. Which of the following DPSP is not based on socialistic principle? Very good. Very good. देखो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, यस इट इज ए पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। फ्री लीगल एड पुअर के लिए यानी कि गरीबों के लिए वी कैन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन करना है वर्कर का इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। बट एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना और इंप्रूवमेंट करना, दिस इज ए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, दिस इज नॉट अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। अगर हम बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में 39A आता है, 41, 42, 43, 43A, 47, 48A। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, कंसीडर करना है सही स्टेटमेंट डीपीएसपी के रिगार्डिंग। दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, डू नॉट हेल्प कोर्ट इन एग्जामिनिंग डिटरमाइनिंग द constitutional validity of a law. Which of the following is correct? That you have to answer.
Try to answer this question. Which of the following statement regarding DPSP is correct, है ना? They seek to establish economic and social democracy in the country. इधर पे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी का बढ़ावा किया जाता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट. बिल्कुल सही बात है. दे आर नॉन जस्टिसिएबल एंड डू नॉट हेल्प कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ. ये भी बिल्कुल सही बात है. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, बिल्कुल सही होते हैं. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है ये सारी चीजें हमें मिल जाती है. तो आंसर क्या होगा? ओके, थर्ड वन इज रॉन्ग. थर्ड वन इज रॉन्ग क्योंकि दे आर नॉन जस्टिसेबल. दिस इज ट्रू, बट ये कोर्ट को हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ. बाकी 1 and 2 जो है यहां पर सही होते हैं. तो आंसर क्या होगा? 1 and 2 विल बी द राइट आंसर हियर. अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस भी होते हैं. स्पेशल क्लासेस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस. फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है अनअकैडमी आपको अनअकैडमी के ऐप पर प्रोवाइड करते हैं. टीजे लाइव कोड अप्लाई करके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा. मकसद क्या है? तो मकसद ये है आप लोगों के लिए कि आप इसका क्वालिटी चेक करें, क्वांटिटी चेक करें और उसके बाद फैसला लें कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है और कब लेना है. देखिए, जल्दी फैसला लेंगे तो सीट्स ज़्यादा है तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. तो मैं चाहूँगा आप लोग जल्दी जल्दी फैसला लें और टीजे लाइव कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर सकते हैं. 25 फरवरी से नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं. 20 से ज़्यादा किताबें अनअकैडमी आपके घर तक पहुँचाता है. हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें मिलती हैं और ये किताबें तब मिलती हैं जब आप 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं. और अब 1 साल से सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो आपके लिए लागू होगा जीएस पर और कॉम्बो ऑफर में. तो आप जब जीएस या कॉम्बो ऑफर का 1 साल के ऊपर सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. अनअकैडमी में 15 मिनट में 15 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलते हैं. मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आपके लिए 10 से 15 तक ये आपके लिए मिलते हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इनको आप एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस. एनीवन हैज एनी डाउट देन दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल है वो मेरा तारकेश्वर जैन PSIR. ओके, तब तक के लिए गुड बाय. बाय.